अच्छा भाई, मैंने आपको लास्ट जो है सर वो पेनल्टी का रिस्क उसमें ओवर स्टेटमेंट का या करना था या अंडर स्टेट। भाई देखो मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल आज पास पेपर होगा पहला, मुझे आप सब एक बात बताएं, अगर मैं ये कहूं कि मैं किसी हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा हूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई वहां पे हमेशा रिस्क होगा, रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? अच्छा, मैं ओवर स्टेटमेंट तो नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि उसने कोशिश की होगी कि उसने पेनल्टी को रिकॉर्ड ना किया हो, तो हमेशा देयर विल बी ऑपोजिट रिस्क, जो मैनेजमेंट ने किया नहीं होगा। आई होप ये बात क्लियर है। चलें जी, अब एक चीज, एक स्टेप इसको आगे लेके चलते हैं, फिर आपको बात समझ आएगी। हमने ये कहा कि भाई एक और चीज देख लेते हैं, FAR 2 जिसने पढ़ा हुआ है उसको ये बात ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, जिसने नहीं किया हुआ उसके लिए समझा रहा हूं मैं। सुनिएगा, होता यह है कि बाज औकात कुछ कंपनीज जो हैं, जैसे अगर मैं कहूं फार्मा इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री? फार्मा इंडस्ट्री। ऐसे जो फार्मा कंपनी है वो, आपको ये बात तो समझ आती है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सा पैसा लगाती होगी। किस में लगाती होगी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। एक मिनट रुकना भाई। अच्छा जी, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाती होगी अच्छा खासा पैसा। तो अब वो कहता ये कि लेट्स से अगर मैं बेसिक एग्जांपल दूं आपको कोविड की, तो कोविड के अंदर आपको ये पता है ना कि कोविड की वैक्सीन जब बनी होगी तो उस वैक्सीन को बनाने के लिए बना होगा उस मेडिसिन का फॉर्मूला। क्या बना होगा? फॉर्मूला। अच्छा भाई, अब जरा बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि अब जब हम अगर मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो मेडिसिन को बनाने के लिए पहले उसका क्या बनेगा? फॉर्मूला। अच्छा, इस फॉर्मूला को मैं कहता हूं टेक्निकली इंटेंजिबल एसेट। क्या कहता हूं भाई? इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि इसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। क्योंकि मैंने ये प्रॉमिस किया है कि भाई जो भी हो, जिसने FAR 2 नहीं भी किया वो साथ साथ कर लेगा इसको। सुनिएगा, इंटेंजिबल एसेट। अच्छा, अभी ये एसेट क्यों है, जरा इस बात को समझते हैं। एसेट की डेफिनेशन है आ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ, जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होंगे? प्रोबेबल होंगे। बट इटसेल्फ इस फॉर्मूला की कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, तो तभी ये एसेट तो है बट इंटेंजिबल है, यानी ये फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं है, पर इटसेल्फ इज एन एसेट, क्योंकि इससे मुझे क्या मिलेंगे? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब जरा आगे सुनिएगा आपको। अच्छा, इसके ऊपर अप्लाई होता है IAS 38, क्योंकि आप लोगों ने नहीं किया हुआ, जिसने अभी तक FAR 2 नहीं किया, तो हम इसको ऑल टुगेदर साथ साथ लेके चलेंगे। IAS 38 आपको यह कहता है कि जब आप इंटेंजिबल एसेट की बात करेंगे और इंटेंजिबल खुद बनाएंगे, तो इंटेंजिबल जब आप खुद बनाते हैं तो उसके होते हैं दो फेजेस। क्या होते हैं भाई? एक फेज होता है रिसर्च का, दूसरा फेज होता है डेवलपमेंट का। आप जरा बात समझिएगा, आपको पता लगे कि एक मेडिसिन कंपनी है या फार्मा कंपनी है जो एक अभी रिसर्च कर रही है, यानी अभी सोच रही है कि किसको हायर करना है, क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। अभी तक वो मेडिसिन का फॉर्मूला बनना शुरू, देखो यूं याद रखो, मेडिसिन का फॉर्मूला बनने लग जाए एक अलग बात है, मेडिसिन बन जाए एक अलग बात है। मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं ताकि आपका विजन क्लियर हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेडिसिन जब बनाओगे वो इन्वेंट्री होगी, मेडिसिन जब बनाओगे वो इन्वेंट्री IAS 2 के अंदर जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा 3 फेजेस में ब्रेक करो। मैंने कहा अगर कोविड आ गया तो कोविड का फॉर्मूला बनाने के लिए पहले साइंटिस्ट की टीम तैयार की गई, डॉक्टर्स वगैरह सारे लोग आए, ऐसा ही है। जब डॉक्टर्स वगैरह सारे इकट्ठे किए गए, फिर उस पर रिसर्च हुई कि भाई ये बीमारी किस नौयत की है, किस तरीके से फैल रही है, क्या अभी मेडिसिन बनना शुरू हो गई, फॉर्मूला बनना शुरू हो गया? नहीं, या अभी रिसर्च चल रही है। भाई रिसर्च फेज के अंदर, अब मैं कनेक्ट करूंगा, रिसर्च फेज के अंदर आपको यह पता ही नहीं होता कि वाकई में फॉर्मूला बन भी पाएगा, क्योंकि उस वक्त आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल नहीं होते। तो वो कहता ही है भाई, जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो वो तो आप फिजिबिलिटी बना रहे हैं कि मसला क्या चल रहा है, ये सारी चीजें अभी तक आपने फॉर्मूला डेवलप करना शुरू नहीं किया। अब आपने रिसर्च कर ली, अब आप वेल इक्विप हो गए, अब आप बनाने लग गए असल में फॉर्मूला। तो अब जो खर्चा होगा फॉर्मूला बनाने के ऊपर, दैट मीन्स दैट यू आर इनटू डेवलपमेंट फेज, यू आर
और वो कहता ये है कि डेवलपमेंट फेज के अंदर आप तब आते हैं जब आपने कुछ कंडीशंस पूरी कर ली। पहली कंडीशन, आपके पास एक प्रॉपर प्लान हो, टेक्निकल फिजिबिलिटी कि हाँ हम बना रहे हैं, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो, आपके पास एबिलिटी टू यूज हो, और आपकी कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजरेबल हो। ये कितनी कंडीशंस बोली मैंने? 4। अच्छा, आप जरा इसको साइड में रखिए, एक ओवरऑल बात करते हैं, समराइज करता हूं। मैं अगर बात करूं कि मैं किसी कंपनी का, फार्मा कंपनी का ऑडिट करने जाऊं, आप कनेक्ट कर रहा हूं ऑडिट से, अभी अकाउंटिंग बता दी, अभी ऑडिट से कनेक्ट करूंगा, किस कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं? फार्मा कंपनी का। फार्मा कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं, मुझे दिखा उसकी बैलेंस शीट के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या दिखा? और उसने कोई 2 बिलियन कैपिटलाइज किए हुए। क्या किए हुए? 2 बिलियन। 2 बिलियन का मतलब एक ह्यूज अमाउंट है। उसने क्या किए हुए? और जब आप किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट करने जाते हैं तो वहां पे ये यूजुअल है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे होते हैं, क्योंकि दे आर इनटू इट, क्योंकि बीमारियां आती हैं, वो उस पर रिसर्च करते हैं, फिर एक फार्मूला डेवलप करते हैं, उससे क्या बनती है? मेडिसिन। वेरी गुड, यानी आपको 3 फेजेस अलग पता लग गए। फार्मूला बन जाएगा, उसके बाद क्या बनेगी? पर जो फार्मूला होगा उस पर जितने भी खर्चे होंगे वो इंटेंजिबल कहलाएगा। उससे जो मेडिसिन बनेगी एक्चुअल में वो क्या कहलाएगी? इन्वेंट्री। बेहतरीन हो गया। अब मैं बीइंग एन ऑडिटर अगर आपसे पूछूं, आपका रिस्क तो ये है ना कि अगर मेरी बैलेंस शीट के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट लिखा हुआ आ रहा है तो मेरा रिस्क ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिसर्च को भी कैपिटलाइज कर दिया हो। नहीं है बात समझ? एक एक्सपेंस फॉर द पीरियड का एक्सपेंस दस्ती होके खत्म हो जाना चाहिए था, उसने कर दिया कैपिटलाइज। और जब उसने कर दिया उसको कैपिटलाइज, तो मतलब यह है कि मेरा प्रॉफिट हो गया ज्यादा, क्योंकि एक चीज को वन टाइम एक्सपेंस आउट होना चाहिए, वो एसेट बना के बैठा हुआ, बोल रहा है जब ये कंप्लीट होगा तब मैं इसको अमोर्टाइज करूंगा 10 साल, क्योंकि ये बेनिफिट कितने साल देगी। तो ये तो उसने मैनिपुलेशन की ना। आपने IAS 38 के हिसाब से रिसर्च को क्या करवाना था? एक्सपेंस आउट। उसने क्या की हुई होगी? तो मुझे आप एक बात बताएं, मुझे आप जरा एक सोच की बात बताएं, क्या हम ये कह सकते हैं कि आपको सवाल के अंदर या प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी के अंदर ये दिखे कि कंपनी हैज इंकर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ XYZ प्रोजेक्ट, तो उसमें क्या रिस्क है? there is a risk that research expense might have been, और एक और रिस्क है, यहां पे लिखते हैं कि भाई there is a risk that research, हाँ भाई क्या हो गई होगी? might have been capitalized। और वो दूसरा ये कहेगा कि there is also a risk that development expenditures might have been capitalized even when the conditions have not been fulfilled। वो कहता है कंडीशन पूरी करोगे तो कैपिटलाइज करोगे, अदरवाइज आपको कैपिटलाइज करना अलाउड नहीं है। अच्छा हसीब पूछे सर ये लिखना जरूरी नहीं, बुक में है, आपको जो पहला चैप्टर भेजा उसमें भी आ रहा है, तो आपको लिखने की कोई नीड नहीं है। हाँ, द थिंग्स विच यू नीड टू राइट, सवाल के जवाबात। क्लियर है? अच्छा भाई खैर ओवरऑल पिक्चर, मैंने कहा IAS 38 जिसने किया हुआ नहीं किया हुआ दोनों अब एक पेज पे आ गए हो। आपको अगर कोई इंटेंजिबल दिखे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट दिखे, तो सिंपली आपका बीइंग एन ऑडिटर क्या रिस्क है कि भाई रिसर्च गलती से और डेवलपमेंट कैपिटलाइज होना शुरू हो गया हो इवन व्हेन द कंडीशंस हैव नॉट बीन फुलफिल्ड। बात समझ आती है? अब देखो एक चीज सिखाता हूं, ये हुई आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अकाउंटिंग। एक बेवकूफ बच्चा पता कौन होगा ऑडिटर में? वो जाएगा मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट को पर्चियां देंगे, देखो ये खर्चा हुआ, ये खर्चा हुआ, इनवॉइसेस तो आ रही होंगी ना, जो डॉक्टर्स होंगे उनकी सैलरीज होगी, वो भी क्या कर रहे होंगे? वो कैपिटलाइज। डॉक्टर्स की सैलरी भी क्या हो रही होगी? कैपिटलाइज हो रही होगी। अब जरा बात को समझो, एक बेवकूफ बंदा जाके वो वेरीफाई करके आएगा, बोलेगा सही है भाई यही अमाउंट है, यही फाइनेंशियल्स में आ रही है। भाई मसला ये नहीं है कि फाइनेंशियल्स में आ रही है, सही जगह आ रही है, ये मसला ही है। नहीं ये बात समझ, एक्सपेंस हो जानी चाहिए ना। उसने क्या किया हुआ है? कैपिटलाइज, ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को क्या कर दे, बात समझ आती नहीं? एक चीज एक टाइम एक्सपेंस होनी चाहिए, वो उसको ओवर द पीरियड करेगा, जो कि अलाउड नहीं है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। भाई एक और चीज समझ आई है वाली? चलें जी, डेवलप मीन्स कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल जैसे यूं कह सकते हो कि डेवलपमेंट मीन्स मतलब कि आप बनाना शुरू हो चुके हैं। जी नहीं, गलत। कमर्शियली वायबल का मतलब ये होता है कि 5 कंडीशंस
पूरी हो जाए। तो मैं तो ये कह रहा हूं ना, ऐसा तो नहीं है कि कमर्शियली वायबल ना हो फिर भी उसने रिसर्च को क्या किया हो, वो तो कैपिटलाइज कर लिया हो। हाँ तो देखो, आप अभी सोचो मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, मैं कह रहा हूं मुझे रिस्क है कि देखो अकाउंटिंग पहले सीख ली हमने कि कैपिटलाइजेशन कब होगी, जब डेवलपमेंट फेज में आ जाए, यानी यूं कह लें कि प्रोजेक्ट कमर्शियली वायबल हो जाए। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? वापस से डेवलपमेंट फेज में कब आएंगे, सीधा हिसाब करते हैं, जब प्रोजेक्ट क्या हो जाए। और कमर्शियली वायबल कब होता है, जब कंडीशंस और रिसर्च फेज खत्म हो जाए। ये क्लियर है, ये बेसिक उसूल है। मैं कह रहा हूं मुझे ये शक है कि एनटीटी ने ऐसा नहीं किया हो। मैं क्या कह रहा हूं, मुझे ये शक है कि एनटीटी ने ऐसा नहीं किया हो, वही तो मेरा रिस्क है। हमने तो पढ़ा है, वो तो FAR 2 में ये पढ़ा है ना हमने, कि भाई आपकी कैपिटलाइजेशन कब शुरू होती है, जब डेवलपमेंट फेज की कंडीशंस पूरी हो जाए। मैं तो बीइंग एन ऑडिटर सोच रहा हूं अब कि ऐसा तो कहीं नहीं है कि डेवलपमेंट फेज की कंडीशन पूरी ना हुई हो फिर भी क्या हो गया हो, कैपिटलाइज हो गया हो, तो P&L में जाएगी। क्लियर है जी? रिसर्च के लिए बिल्डिंग खरीद ली तो बेटा वो तो टेंजिबल है, हर्ट कर दिया तुमने मेरे को। भाई रिसर्च के लिए बोल रहा है बिल्डिंग खरीद ली, साइंटिस्ट को सुला दिया, नीचे उनको गेमिंग जोन बना दिया, सब कर लिया। भाई बिल्डिंग कौन सा है, टेंजिबल इंटेंजिबल? अब उस बिल्डिंग के अंदर तुम क्या कर रहे हो वो अलग बात है, बात समझो। उस बिल्डिंग के अंदर अगर आपने रिसर्च एक्टिविटीज की, अब किस तरीके की रिसर्च चल रही है वो आई डोंट नो, सही है, पर अगर उस बिल्डिंग में तुम रिसर्च कर रहे हो, वो रिसर्च का खर्चा क्या होगा, एक्सपेंस आउट। और अगर वो रिसर्च कंप्लीट हो गई, तुमने कहा हाँ यार ये तरीके की बीमारी है, इसमें ये इश्यूज हैं, वो जॉट डाउन हो गया, रिसर्च खत्म हो गई। अब व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट प्रिपेयरिंग द फॉर्मूला, तो उस पे जो खर्चे होंगे वो क्या होंगे, कैपिटलाइज होंगे। बिल्डिंग चली गई IAS 16 में, रिसर्च चला गया नहीं गलत हर्ट कर रहा है P&L में, और जो कैपिटलाइज हुआ वो डेवलपमेंट हुई। पर मैं ऑल टुगेदर ये सोच रहा हूं बीइंग एन ऑडिटर, क्या ऐसा तो नहीं है कि रिसर्च को भी क्या कर दिया हो, कैपिटलाइज, जो कि होना। देखो ये दिमाग चलाना है एग्जाम में और प्रैक्टिकल लाइफ में भी। चलो मैं तुम्हें विदाउट कोडिंग नेम तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। XYZ बैंक है, उनको ये कहानी सुनाता है इसलिए ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो ना ऑडिट में। XYZ बैंक है, उसको मेंटेन करना होता है रेगुलेशन के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। क्या बोला मैंने? अभी तो मैं हाई लेवल बातें बताता हूं ताकि तुम्हें समझ आए कि गेम कैसे इंटरेस्टिंग बनता है। अब वो एक्सपीरियंस से आता है या आपका दिल लगा हुआ ऑडिट के अंदर तब आता है, सही है जी, हमारा तो जीना मरना इसके साथ है। सुनो, उसने मेंटेन करना होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR। अच्छा ये क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर आ जाए। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये होता है कि वो बोलता ये है कि भाई आप अपनी इक्विटी मिनिमम इतनी रखेंगे, इसको हम कहते हैं मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट्स। क्या कहते हैं? क्योंकि कंपनी के पास अगर लोग पैसे लेने आ जाए तो कंपनी के डूबने के चांसेस कम हो, क्योंकि बैंक को रेगुलेट करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उसके ऊपर उसने रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि आपने मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इतनी रखनी है, मिनिमम। अच्छा आपको ये तो बात समझ आती है ना कि जितनी लायबिलिटी ज्यादा होंगी उतनी इक्विटी, तो वो बोले इक्विटी मिनिमम इतनी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि लोगों से पैसा ले लेके डेट फाइनेंस कर दिया बैंक को ही और गए पैसे लोगों के, तो वो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की रिक्वायरमेंट किसकी है? स्टेट बैंक की। अब जरा बात समझिएगा, वो कहता क्या है? वो कहता ये है कि मुझे मालूम है कि जो आपके इंटेंजिबल्स हैं, बड़ा फोकस होकर सुनना ये एग्जाम्पल, इसमें बहुत ही ज्यादा ट्रिक है, मैं तो अलग वे से इसको पकड़ा था मैंने। वो कहता ये है कि आपने अगर इंटेंजिबल परचेज किए, लेट्स से सॉफ्टवेयर, तो अगर मैंने ARTD में ERP सॉफ्टवेयर लगवाया जिसमें मेरे स्टूडेंट्स की लिंकेज है मेरे फाइनेंस के डिपार्टमेंट से, वो किसी और के काम का नहीं है, वो मेरा टेलर मेड है, वो टेलर मेड है। वो क्या है? मैं किसी और को बेच। तो यूजुअली जो इदारे होते हैं ना वो अपनी नीड के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, जो उनके सिस्टम में क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। मुझे आप एक बात बताओ, आप सॉफ्टवेयर दस्ती किसी को एक्टिव मार्केट में बेच सकते हो? नहीं। पर PP बेच सकते हो, कैमरा बेच सकते हो, यानी हम ये कहें, कंक्लूड करें, टेंजिबल्स इजीली बिक सकते हैं, इंटेंजिबल इजीली। ये बात समझ आई? पहले एक लॉजिक बता दी मैंने आपको, मार्केट का नॉर्म बता दिया। अब उस लॉ में ये लिखा हुआ है कि जब आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकाल रहे होंगे ना, आप इंटेंजिबल्स को जीरो कर देंगे।
क्योंकि आप वो बेच ही नहीं सकते, क्योंकि वो आप बेच, इससे इक्विटी कम होगी ज्यादा होगी, कम होगी, सोच लो, पक्की बात है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एसेट को उड़ाओगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, एक्सपेंस में, पर वो असल एक्सपेंस नहीं हो रहा, वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालने के लिए हो रहा है। फाइनेंशियल्स में तो रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रहेगा, पर व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग CAR आप उसको क्या कर देंगे, जीरो। आप अपने शेयर होल्डर को यह बताएंगे कि भाई यस वी हैव एडिक्वेट कैपिटल टू मेंटेन योर रिक्वायरमेंट्स। पहले बताओ ये बात समझ आई, कहानी समझ आई कि CAR क्या, कि भाई वो सारे एसेट्स हटा दो जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है, उसने हटा दिए, बिल्कुल हटा दिए। हमने कहा चलो भाई मान लिया। अब आगे सुनो, हुआ क्या, मैं एक बच्चे का रिव्यू कर रहा था, वो मेरे पास आया, उसने मुझे बोला कि सर देखें पीपी रिव्यू करें। मैंने कहा दिखाओ भाई। मैंने कहा ये एडिशंस आ रही हैं, पीपी की एडिशन समझ आती है ना, ये तो FAR 1 के बच्चों को तो सीधी सीधी समझ आएगी, एडिशन पीपी डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, उसने कहा कि भाई इन्होंने ऑरेकल सिस्टम खरीदा है, ऑरेकल तो सॉफ्टवेयर है ना, उसने पीपी में डाल दिया। सुने तो सही, वो वेरीफाई भी करके आया हुआ जवान। उसने बोला सर मुझे पता है कंप्यूटर में ये नहीं डालूंगा तो चलेगा ही नहीं कंप्यूटर। अबे मैंने कहा चस्सी सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चलती है, ये कौन सा ऑरेकल है जो इसके बगैर नहीं चलेगा। मतलब आप ये सोचें, ऑरेकल तो मैं किसी भी दुनिया में किसी बंदे को दे दूं, वो किसी भी कंप्यूटर में चलेगा, ऐसा ही है ना, तो वो तो अलग से सॉफ्टवेयर है ना, तो उसको इंटेंजिबल में जाना चाहिए, टेंजिबल में, इंटेंजिबल में। बोल रहा है यार सर ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये मेरे से क्या हो गया। मैंने कहा तेरे से तो जो हुआ है वो हुआ है, पहले क्लाइंट को कॉल मिला। बोले सर इसमें क्या मुसीबत है, कुछ भी मसला नहीं है, वहां भी डेप्रिशिएट होगा या अमोर्टाइज होगा। सही नहीं बोल रहा वो भाई, क्या बोल रहा है, बोल रहा है यहां डालूं या वहां डालूं, होना क्या है, एक्सपेंस डेप्रिशिएट होना है ना। अच्छा मजे की बात है, उसने उस कंप्यूटर को भी 10 सालों पे कर रहा था, इंटेंजिबल को भी, तो क्लाइंट ने उसको यही चिपकाया। उसने अच्छा कॉल भी की, क्लाइंट उसको बोल रहा है भाई मुझे एक बात बता, तू यहां डाल या वहां डाल, आंसर तो सेम आना है। सही है, अब सुनो, अब बात समझो इधर, अब आप सुनना। मैंने बोला बेटा ये डालने डलूने की बात है साइड में, पहले तू मुझे एक बात बता, ये तूने किया क्यों है। क्लाइंट ने बोला भाई मतलब हम तो यही करते हैं। मैंने कहा तुम ये करते तो हो, पर बच्चे के साथ कर रहे थे। मुझे बताओ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे इसका क्या इम्पैक्ट है। अच्छा मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 15 की, ये मौजूद थे 17 पे, ये किस पे थे। अच्छा क्यों, क्योंकि इन्होंने वो सॉफ्टवेयर पीपी में डाल दिया था, तो एसेट्स क्या हो गए, इक्विटी। अच्छा मैंने बोला बाबू अब इधर आ जा। मैंने कहा मुझे पीएनएल पे कोई हिट नहीं है, तुम्हारे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो खराब है, तुम्हारा लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। फिर वो आ गया लाइन पे, उसने बोला यार कुछ कर लें। मैंने कहा नहीं, उसूल के खिलाफ है। मैंने बताया पार्टनर को, पार्टनर ने ऐसा सीधा किया, लाइन पे आए, इन्होंने फिर और कैपिटल इक्विटी इंजेक्ट की, यानी पैसे और डाले। हमने बोला आज के बाद अगर सॉफ्टवेयर खरीदा तो कहाँ जाएगा, उन्होंने बोला इंटेंजिबल। बात समझ आई। तो यानी देखो, देखने में अपेरेंटली तुम्हें लगता है कि यार एक माइनर सी चीज है, क्लासिफिकेशन का मसला है, पर उसका हिट क्या छोटा था, ये बहुत हैवी था, क्योंकि बैंक उसका लाइसेंस क्या कर देता, रिवोक कर देता। जो कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करेगा उसका लाइसेंस क्या हो जाता है, रिवोक हो जाता है। पहले बताओ ये गेम समझ आई। और कैपिटल इंजेक्ट किया तो मतलब कैश डेबिट और शेयर कैपिटल। अब स्टेट बैंक ये तो नहीं कहेगा ना मैं समझता हूं तेरे पास इतना कैश नहीं है, नहीं अब वो तो टेंजिबल से निकाल के इंटेंजिबल में चला गया ना, अब वो डिसअलाउ कर भी दे तब भी कैश आ गया ना, तो क्या मेरी मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। पर वो इस वजह से हुई क्योंकि वो टोपी ड्रामे कर रहा था। पर अब वो इंसान का बच्चा बन के जब भी अकाउंटिंग करता है ना पहले कॉल करता है, यार जानी इसको यहाँ कर लूँ, आगे छेड़ोगे तो नहीं ना उसको। मैं बोलता हूँ सही है। यानी आज भी क्लाइंट जब अकाउंटिंग करते, इवन अल्लाह की कसम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डिस्पोजल कितनी आसान अकाउंटिंग है, कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्रेडिट, गेन क्रेडिट। बोलता आकाश ये देख ले एंट्री सही बनाई है। मैंने कहा भाई ये क्या पूछने की बात है। बोला नहीं भाई तुम लोग खतरनाक आदमी हो। पर खैर बात समझ आती है, अगर लॉजिकली ऑडिट करोगे तो कोई मसले वाली बात नहीं। आपने इम्पैक्ट, अच्छा अगर मुझे एक बात बताओ, चलो बात तो सारी घूम के यहाँ आती है अंडरस्टैंडिंग पे, मजा तो यहाँ है। अगर मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, क्या मैं ये चीज कभी डिटेक्ट कर पाता। इवन दो मैं रीक्लासिफाई करवा भी लेता ना, सुनना मेरी बात समझना, ये बहुत अहम बात है, मैं रीक्लासिफाई करवा लेता अकाउंटिंग सही हो जाती, पर वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या हो जाता, ब्रीच, और इसका लाइसेंस क्या हो जाता। तो मेरे ख्याल से गोइंग कंसर्न का मसला आता, मेरे ख्याल से। पर मैं गोइंग कंसर्न बता ही नहीं पाता क्योंकि मुझे नॉलेज,
तो वो तभी तो कहता है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट के अंदर आपने लॉज एंड रेगुलेशन की भी क्या लेनी है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है, जो इस इदारे पे क्या होते हैं, अप्लाई। पहले बताओ ओवरऑल गेम क्लियर है? चलिए जी, यानी एक बच्चा कह रहा है यानी कैपिटल एडिक्वेसी में इंटेंजिबल इंक्लूड नहीं करते बिकॉज जनरली इंटेंजिबल्स की एक्टिव मार्केट नहीं होती। क्या ये सही कह रहा है? चलें जी, ये मैंने आपको एक एडिशनल चीज बता दी, जब इंशाल्लाह बैंक के ऑडिट पे जाओगे तो आपको ये याद रहेगा। क्लियर है भाई? यानी पीछे क्लियर है? चलें जी, अब इसी कहानी पे आपके सामने एक पहला पास पेपर है स्प्रिंग 2020 का। आप सोचें, सुकून से टाइम लें, इधर कर लूं, हाउ वी थिंक सो डीपली। एक्सपीरियंस यानी अभी सिखा रहा हूँ, मैं बोलता रहा हूँ, तुम यहां से निकलोगे इंशाल्लाह तुम्हें अच्छा खासा आ जाएगा। Why do we calculate this ratio? Because of the requirement of State Bank of Pakistan. क्योंकि ये फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज होता है। आप किसी बैंक के अकाउंट खोलिएगा उसमें दिखेगा आपको। हसन, कैपिटल एडिक्वेसी में बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है, मैंने इसमें एक बता दिया आपको, इंटेंजिबल नहीं मानते। प्रॉपर लिखना है, पहला सवाल है। हसन आगे एक साथ, अभी तो ये जो हम अभी ऑडिट कर रहे हैं ये एश्योरेंस एंगेजमेंट तो है, हम एश्योरेंस दे रहे हैं ना कि ये फाइनेंशियल सही हैं, उसके लिए हम ऑडिट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एश्योरेंस एंगेजमेंट। सही है सन? सोल्यूशन अभी भेजता हूँ, एक मिनट रुको, ये अभी मैं डाल रहा हूँ फेसबुक पे, अब वहाँ बताएं सारे बच्चे, वहीं पे ही जवाब दूंगा मैं। पर ड्राफ्टिंग के साथ शेजिल, ऐसे नहीं। हाँ भाई, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया इसमें कोई रिस्क है? रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टीज। अच्छा, हमने खैर इसको ऑडिट करने का तरीका नहीं सीखा, इसको ऑडिट करने का तरीका ये होता है कि हम क्लाइंट को कहते हैं कि आप बताएं, वैसे ही सिखा रहा हूं अभी, आप बताएं कि आपका कौन सा बंदा है जो रेगुलेटर से डील करता है। अच्छा, मैं ऑडिट करना सिखा रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी हम आगे सीखेंगे डिटेल में, पर वही बात है कि इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए रिस्क तो पता लग गया, अब ऑडिट भी तो करना है।
मैं क्लाइंट से पूछता हूं कि भाई आप मुझे बताएं कि आपका कौन सा बंदा है पूरे इदारे में या कौन सा डिपार्टमेंट है, और ऑब्वियसली वो लीगल डिपार्टमेंट होता है, और उसका कोई हेड होगा जो कॉरेस्पॉन्डेंस करता होगा किससे, रेगुलेटर से। मैं उस बंदे के पास जाता हूं, मैं बोलता हूं भाई जरा अपना ईमेल का एक्सेस दे दो, मैं उससे ईमेल की सारी कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करता हूं किससे, रेगुलेटर से। मुझे वहां पे सब पता लग जाता है कि इनके ऊपर कोई पेनल्टी लगी या नहीं लगी, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन देख रहा हूं ना, मैं तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन देख रहा हूं। अब आप में से कोई उठेगा बोलेगा सर वो डिलीट कर दे, आप में से कोई उठेगा बोल दे डिलीट कर दे, तो उसका मेंटेन होता है लॉग, उसका मेंटेन होता है लॉग, तो वहां से भी पता लग जाता है। पर क्या डिलीट नहीं करता, क्योंकि रेगुलेटर बोलता है कि मैंने तुम्हें ईमेल की थी, उसका प्रूफ कहाँ है, वो तुम मुझे जवाब दो उसका, तो वो डिलीट नहीं कर सकता। सही है जी। तो ये सारी चीजें हैं। अब कोई फ्रॉड करने पे आया तो वो किसी भी तरीके से कर सकता है, बट हमें तो ऑडिट तमीज से करना है ना। हम बोलेंगे हमने इंक्वायरी की, हमने कॉरेस्पॉन्डेंस चेक की, उसमें जब कुछ नहीं मिला तो मतलब नहीं मिला। हाँ, वो मेरी पुप्पी का लड़का है, मेरे को बोलेगा हाँ दादा उसको मैंने फाइन लगाई थी। नहीं देखो, ऐसी सीपी हमारे लिए थोड़ी ना फारिग बैठा हुआ है कि मैं ऐसी सीपी को कॉल करूंगा, मैं बोलूंगा भाई इस कंपनी पे जितने केसेस चल रहे हैं, तुमने जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस की है, वो बोलेगा भाई तू खुद देख ले। तो अल्टीमेटली अबे भाई, तो यही तो बता रहा हूँ कि खुद ऐसे देख ले कि लेटर्स आते हैं ना। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, कंपनीज एक्ट में रिक्वायरमेंट है कि जो कंपनीज हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगी कुछ सालों तक। उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब ये है कि सब, तो जो नोटिस रेगुलेटर की तरफ से आते हैं तो वो अलग से फाइल बनती है, उसकी उस फाइल को भी मैं रिव्यू करता हूँ। सही है जी। अब इस नीयत से ऑडिट नहीं करना भाई, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखनी है। वैसा भी नहीं कि हर कोई चोर है, तुम गए गुद्दी पे चमा उड़ गए यहाँ से क्या कर रहा है, नहीं, तमीज से। सही है जी। चलें जी, यहाँ पे बच्चों ने पोस्टिंग शुरू की है। अच्छा, ताजदार ने लिखा है एज द कंपनी ऑपरेट्स इन हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी एक्सपेंस। सही है, बिल्कुल वैलिड। एज द कॉम्पिटिशन हैज इमर्ज इन द मार्केट देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड माइट नॉट बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV. As the company is involved in research and development, there might be a risk of long capitalization of research expenditure. या यूं लिख सकते हो कि there is a risk that research might be capitalized instead of being expensed out. आगे पीछे कर लेना बस, सही है। अरे एक बच्चा है जो प्रीमियम लेक्चर देख रहा है, वो बोल रहा था प्रीमियम लेक्चर में ये नहीं था, इसको क्या बताऊं, लाइव चल रही है। चलें जी, अब्दुल वहाब लिखते हैं डीपीएल ऑपरेट्स इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री व्हिच इज हाईली रेगुलेटेड, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ रेगुलेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टीज। मेन प्रोडक्ट ऑफ ड्रग इज इंपोर्टेड। किसने इंपोर्ट वाला रिस्क लिखा था? वेरी गुड, इंपोर्ट करता है वो, तो क्या रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट आ गया? बेहतरीन, ये लिखना था। और अल्लाह की कसम किसने मिस किया था? ताजदार ने तो मिस कर लिया भाई, ये याद रखना। देखो कितने फैक्टर्स हैं, तो हम ऑडिट करते हुए इसका ख्याल रखेंगे। सही है, बेहतरीन है ना। न्यू कॉम्पिटिटर इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्जन ऑफ अ ड्रग एंड देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। ओके जी। डीपीएल सोल्ड इट्स प्रोडक्ट एट अ लोअर मार्जिन, देयर इज अ रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। और वे कहते हैं ये डीपीएल हैव कैरी आउट नहीं, इज कैरिंग आउट research activities for the development of a new drug, therefore there is a risk that the company incorrectly capitalize the cost incurred on research activities. चलो गुड है, मतलब आप लोगों ने टेक्निकली अपना आइडिया सही सर्व किया, अंग्रेजी आगे पीछे हो सकती है, उसका कोई मसला नहीं है। अगर आइडिया सही दे दिया तो 8 आउट ऑफ 8 है, ये तो बात गारंटी है। सही है जी। हाँ जी, बाकी यहीं वाले बच्चे भी पोस्ट करें इंशाल्लाह। जैनब ने लिखा है डीपीएल ऑपरेट्स इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं, इंडस्ट्री। डीपीएल तो इटसेल्फ कंपनी है ना, विच इज हाईली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। द रिस्क एसोसिएटेड विद दिस एंटिटी माइट बी ऑफ द अंडरस्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज as the company may not record provision for penalties. Another risk may be the understatement of contingent liability. सही है भाई, अगर कोई केस हो। The main product of DPL is drug which is imported from Switzerland. Okay. There is a risk of incorrect valuation of trade payable. ये भी बिल्कुल सही है। Due to underperformance of drug A for
number of years and decrease in margins, there is a risk that the inventory might not be recorded lower of cost or NRV. DPL is carrying its research activities for the development of a new drug, so there is a risk that the company might capitalize research expense instead of being expense out. बिल्कुल सही है. और कॉम्पिटिटर आ गया तो इसमें रिस्क है कि ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का. गुड जैनब. अच्छा जी, किस पे सेल कर रहा है? नहीं, लोअर सेल भी कर रहा है प्राइस पे, पर स्टिल देयर इज अ रिस्क ना कि रेवेन्यू मार्जिन लोअर है ना, सेल्स तो अपनी जगह है ना, सेल्स का तो रिस्क है ना अपनी जगह. जी नहीं, लो मार्जिन तो एक अलग चीज है ना कि भाई सेलिंग प्राइस कम कर दी तो मार्जिन क्या हो गए होंगे, तो इससे इन्वेंट्री का रिस्क निकल गया कि देयर इज अ रिस्क कि इन्वेंट्री ऐसा नहीं हो कि सेलिंग प्राइस से भी. हाँ, इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी भी लिख सकते हो कि आपके कंटिन्यूसली जब डिक्लाइन आ रहा है, मार्जिन भी कम हो रहे हैं, तो रिस्क क्या है? इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी का. बिल्कुल लिख सकते हैं. अच्छा भाई, अगर मैं, बाकी बच्चे देख लेते हैं, 1 मिनट. ताजदार हो गया. हाँ भाई, बाकी भी तो डालो यहाँ से. क्या हो गया? यही सुना रहे हो? सुना दो. सही है. बिल्कुल सही. इंपोर्ट वाला एक्सचेंज जैसे वो वैल्यूएशन में डाल दिया आपने. ओके भाई, कोई और सुना? नहीं, गलत, ये गलत बोल दिया. ओवर स्टेट आपको कैसे पता है? इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट का मतलब है ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो उसका ख्याल रखना. आगे. नहीं, अब ये गलत है. सेल ऑफ इन्वेंट्री लोअर देन इट्स कॉस्ट, ये आप कंफर्म कैसे कह सकते हो? आप तो रिस्क है ना, आप तो ये कह रहे हो कि हो गया. आप बोलेंगे भाई सेलिंग इन्वेंट्री एट अ लोअर मार्जिन क्रिएट्स अ रिस्क that inventory might have been impaired and no appropriate provision for NRV loss has been recorded against the inventory. ये लिखेंगे. आगे. अब ये भी गलत. Being a pharmaceutical company does not create a risk that research capitalize हो गई हो. आप बोलेंगे कि ये कंपनी रिसर्च एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इस वजह से रिस्क है कि रिसर्च क्या हो गई होगी? कैपिटलाइज हो गई होगी इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्सपेंस आउट. यानी आपको आइडिया है बट आपने रिस्क फैक्टर गलत पिक किया है. नहीं, देखो, रिसर्च एक्सपेंस की अंडरस्टेटमेंट तो होगी, पर किस वजह से होगी वो वजह गलत लिख रहे हो. रिस्क फैक्टर है ना, तो आप रिस्क फैक्टर सही पिक करो, उसको आप बता सही रहे हो कि ये रिस्क है, पर वो रिस्क क्यों है, क्यों सही नहीं लिख रहे. देखो, अगर कॉम्पिटिटर आ गया और वो कम मार्जिन पे या कम कॉस्ट पे या कम सेलिंग प्राइस पे चीजें बेच रहा है, तो आपका रेवेन्यू हिट होगा. ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू होगी ना. रिस्क है, और रिस्क इसलिए ओवर स्टेटमेंट क्योंकि आप जानबूझ के सेल्स को इन्फ्लेट करोगे ताकि अपने प्रॉफिट्स को क्या करते रहो, मेंटेन. और देखो, एक और चीज बताऊं, ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है, इसके मार्केट में फाइनेंशियल पब्लिश होंगे, तो क्या कभी अपनी ये बुरी परफॉर्मेंस दिखाएगी? नहीं. तो कंपटीशन के आने के बावजूद भी दिस कंपनी विल ट्राई कि वो अपने रिजल्ट्स अच्छे से अच्छे दिखाए. क्लियर है भाई? एनीवन एल्स? पे मैं आगे भी रीड करूं. जी. DPL operates in a pharmaceutical industry which is highly regulated. ये highly regulated तो रिस्क है, और ये तो उसने लिख के दे दिया, बेचारा शरीफ है. हैवी फाइन्स लगते हैं. मैं होता एग्जामिनर लिख के भी नहीं देता, वो तो खुद बता रहा है कि हैवी. और ये तो हमें वैसे ही पता होना चाहिए कि हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में अगर आपने ब्रीच किया तो क्या लगेगा? फाइन लगेगा. तो ये तो बेचारा खुद लिख के दे रहा है. नहीं भी लिख के दे तब भी आपको पता होना चाहिए कि देयर इज रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी एक्सपेंस और प्रोविजन फॉर पेनल्टी. क्लियर है? जी सुनाओ.
अच्छा, अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी एक्सपेंस, हाँ सही है। इन्वेंट्री लॉस नहीं, उसको सही लिखो, उसको सही लिखो कि सेलिंग प्रोडक्ट्स एट लोअर मार्जिन क्रिएट्स अ रिस्क that inventory might have been impaired and it has not been recorded at lower of cost or NRV। सही है, इन्वेंट्री लॉस का मतलब है कि चोरी हो गई, सही है, तो उसको सही करना है। आगे सही है, नहीं अब तो डेवलपमेंट का तो रिस्क नहीं है ना, वो तो कैपिटलाइज होनी चाहिए थी। तुम ये लिख दो बस कि देयर इज अ रिस्क दैट रिसर्च माइट हैव बीन कैपिटलाइज्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्सपेंस आउट। तो ये अंग्रेजी तो हम आहिस्ता आहिस्ता सीख भी लेंगे, बट आई होप आप लोगों ने आइडिया सही कन्वे किया। और सुनाने से ही होता है, देखो जैसे इसने सुनाया, इसने अपना मतलब वो तो लिखा है, इसको पता है, नॉलेज है। देखो फेल क्यों होता है बच्चा ऑडिट में, नॉलेज है पर लिखा गलत है। तो आप या तो वो रिस्क यहाँ पे हैच कर लो सुना के। अब खैर, अब मैं यहाँ पे रीड कर लेता हूँ क्योंकि वरना ये लोग नाराज होंगे। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है अरीना ने इंपोर्टेड गुड्स। अच्छा, वैसे इन्होंने हेडिंग डाल के लिखा है, इंपोर्टेड गुड्स से लिखा था कंपनीज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग एंड द मेन प्रोडक्ट रॉ मटेरियल आर इंपोर्टेड फ्रॉम स्विट्जरलैंड, देयर इज अ रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। क्या ये सही है भाई, इंपोर्टेड गुड्स का? अच्छा भाई, हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में इससे लिखा है कि भाई देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी एक्सपेंसेस। कंपटीशन के लिए इन्होंने लिखा है कि भाई there is a risk that company might be facing difficulty in selling its inventory, so this creates a risk that inventory might not be carried at lower of cost or NRV। और इन्होंने फिर हेडिंग डाल के लिखा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेरी नजर में एक रिस्क है, यानी इन्होंने हेडिंग वाइज ब्रेक किया है। ये बेही सही है भाई, पर ये तब करना जब हाईली कॉन्फिडेंट हो, पता चले हेडिंग कुछ और लिख दी, नीचे मवाद कुछ और है। अच्छा, वो एग्जामिनर दिमाग बना के बैठा है, इसमें ये लिखा हुआ होगा, अंदर जा रहा तो कुछ और है, सही है। यानी बच्चे लिखते हैं ऊपर इंपोर्टेड गुड्स, नीचे ड्रग्स डाल दिए, सही है, या नीचे रेवेन्यू की बात कर रहा है। तो आपने मैचिंग करनी है, ये सही होगा जब आप कॉन्फिडेंट, देखो जैसे इन्होंने लिखा है, इन्होंने तो फुली कॉन्फिडेंट होकर लिखा ना कि मुझे पता है कि रिस्क फैक्टर बिल्कुल सही है। और इट इज वेरी गुड टू प्रेजेंट लाइक दिस, क्योंकि एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा, उसको आप तकलीफ नहीं दे रहे, वो बोल रहा है आपने बता दिया भाई 4 रिस्क है, मैंने 4 आइडेंटिफाई किए हैं। अब उसका कंसर्न सिर्फ क्या होगा कि वो देखेगा कि ये रिस्क जो लिखे हैं इसने सही लिखे हैं या नहीं लिखे। अब ऐसा नहीं करके हमने हेडिंग डाल दी, बोला अंदर खुद समझ लियो, सही है, तो ये ख्याल रखना है। चलें जी, वेरी गुड अरीना। अच्छा भाई, इसके बाद हम देख लेते हैं शोएब सुमरो भाई हमारे, ये बैठे हैं यहाँ पे पुरानी, ये तो दवाई का पर्चा बनाया तूने चस्सी, ये क्या लिखा है, रीड कर। अरे सुना, अरे जल्दी जानी प्लीज, अरे सब सुना रहे, कोई इसमें डांट भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो राइटिंग मुंह से तो सही निकलेगा ना। सुना जानी जल्दी। सही है, आगे। नहीं, अब तुमने बोला नहीं किसका कैपिटलाइजेशन का रिस्क है, रिसर्च का, ये गलती सही करना। आगे नहीं दोस्तों, मतलब देयर माइट बी रिस्क ऑफ कैपिटलाइजेशन, रिसर्च लिखो ना, देयर इज अ रिस्क the research might have been capitalized instead of being expense out। हाँ जी, रीड कर रहा हूँ, वापस पे, there is a competition, सही है, और इससे रिस्क क्या है, नहीं ये गलत है, आप बोलोगे लोअर मार्जिन पे बेच रहा है, इस वजह से रिस्क है। लाजमी तो नहीं है कंपटीशन आने की वजह से मैं प्राइसेस अपने गिरा दूं या एनआरवी लॉस हो जाए, सही है।
अच्छा भाई, एक एक करके अब आप लोगों का भी रीड कर लेता हूँ। यहाँ पे रोशनी ने लिखा है कि पहला तो सही है कि भाई हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट है तो पेनल्टी एक्सपेंस का रिस्क है। एज कॉम्पिटिशन इमर्ज इन द मार्केट इंडिकेटिंग अ रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री द कंपनी माइट बी फेसिंग डिफिकल्टी। हाँ, ये आपने सही कनेक्ट कर लिया कि कंपनी माइट बी फेसिंग डिफिकल्टी इन सेलिंग इट्स इन्वेंट्री, पर ये भी लिखो विच इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट मार्जिन हैव बीन रिड्यूस्ड। ये एविडेंट है ना कि मार्जिन क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। और डीपीएल इंपोर्ट रॉ मटेरियल, so there might be a risk of incorrect valuation of trade payable and incorrect exchange rate may be used to translate transaction into local currency। बिल्कुल सही लिखा है, वेरी गुड। ताहा सिद्दीकी ने 2 लाइनों में आंसर दिया है। DPL operates in the pharmaceutical industry which is highly regulated, so there might be a risk of understatement of penalty expense which causes overstatement of profit। अच्छा भाई, ये नहीं करना कि understatement of expense तो which causes overstatement of profit, दूसरा उसको खुद पता होगा, एक बता के बाकी होशियारी नहीं करनी है। सही है जी, ये एक चीज सिखा दी मैंने तुम्हें। कहा एज द कॉम्पिटिशन इज अराइव। अच्छा देखो, पहले तो यार ये कॉम्पिटिशन इज अराइव नहीं, कॉम्पिटिशन है। सही है, तो फिर भाई खुदा के वास्ते इसका ख्याल रखना। इन द मार्केट देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एज द एंटिटी इज इंपोर्टिंग द ड्रग ए, देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ इनकरेक्ट। अब देखो, देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट, देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। सही है जी ताहा हसीब। As DPL operates in the pharmaceutical industry which is highly regulated, might be a risk of understatement penalty। बिल्कुल सही है। Competitor launch imported improved version of drug A, there might be a risk of not recorded inventory at lower of cost और NRV। चलो इसको तुम मार्जिन से भी कनेक्ट करना। सही है जी। हसन, आप भी, आपका भी रीड करते हैं। DPL have continuously carrying out research activities from। अच्छा देखो, वैसे था तुमने रिसर्च वाली बात नहीं लिखी थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली, उसका ख्याल रखना। DPL have continuously carrying out research activities from many years। इसमें many years है। हसीब, तूने कह दिया कि भाई सालों साल ये रिसर्च कर रहा है। सही है, ख्याल रखना भाई। अभी चेक करता हूं जी, गलती से हो गया। ओके, अब ये सवाल है हसन कुरैशी का। Drug A of DPL has been underperforming for a number of years and is currently sold at lower margins। DPL में import raw material from Switzerland। अच्छा देखो, तुमने हसन ऊपर लिख दी कहानी और नीचे बताया नहीं कि कहानी से मसला क्या है। पहले तो आप ये बोल के निकल गए लोअर मार्जिन, और फिर आपने शुरू कर दी कहानी कि DPL इंपोर्ट करता है रॉ मटेरियल यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। ये सही है, चलो। पर DPL operates in a highly regulated environment, there might be a risk of understatement of penalty expense। Company sold its inventory at a lower margin, there might be a risk that the research cost is capitalized। भाई तुमने जानी हसन, पता है क्या लिखा है? तुमने बोला कि इन्वेंट्री लोअर मार्जिन पे बेच रहा हूं तो रिस्क है कि मैंने रिसर्च कैपिटलाइज कर दी होगी। जानी दो अलग अलग बातें हैं। सही है, ख्याल करना है इसका। A competitor of DPL introduce a much improved product, there might be a risk that inventory is not recorded at lower of cost or NRV। competitor के आने से तुम्हारे रेवेन्यू का रिस्क होता है और लोअर मार्जिन पे बेचने से तुम्हारी इन्वेंट्री का रिस्क होता है। क्लियर है? जुहेर तुमने लिखा है DPL, फिर इसके बाद हम सोल्यूशन देखते हैं। DPL operates in the pharmaceutical industry which is highly regulated industry। This creates that the penalty expense and subsequent penalty liabilities। अब देखो, ये नहीं लिखना था subsequent penalty liabilities क्या होता है। This creates a risk that the penalty expense might be understated and provision for penalties might be understated। दोनों एक ही बात है। Moreover, the raw material for production of drug A is imported from Switzerland which creates a risk that incorrect exchange rate might be used and incorrect valuation of trade payable may exist। चलो सही है। Drug A has been underperforming and is sold at a lower margin due to tough competition। This indicates DPL is selling its drug at lower prices which creates risk of overstatement of revenue। Selling prices fall below cost, there might be a risk of appropriate NRV loss might not have been recorded। ये बिल्कुल सही किया। और इन्होंने आखिर में लिखा है कि भाई अगर वो रिसर्च कॉस्ट इंकर कर रहा है तो रिस्क है कि उसने गलती से उसको क्या कर दिया हो, कैपिटलाइज कर दिया हो। वेरी गुड जी। हाँ जी, यार देखो, ड्रग ए अगर बेहतरीन भी ऑफर कर रहा है वो, सही है ना, और उसकी प्राइस बहुत हाई रखी हुई है, तो आप ये भी तो देखें ना कि कौन खरीदेगा वो, उसकी नॉलेज तो अभी हमें नहीं है ना, क्लैरिटी नहीं है सवाल में।
सही है जी। मैंने बुक में हाई रेगुलेटेड के लिए क्या लिखा हुआ है, कंटिजेंट लिखा हुआ है, अभी बताता हूं ना। अभी मैं इधर जानी, पहले ये देख लो प्लीज फोकस के साथ। DPL has to comply with a very strict regulation and any non-compliance will result in heavy fines. DPL has to comply with the strict regulation and any non-compliance will result in heavy fines. मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों ने यही आइडिया अपनी जबान में सही लिखा, जल्दी से सही लिखा था? चलें जी, ओके। दूसरा हमने कह दिया कि भाई पहला तो समझ आता है कि ये आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड सही लिखा। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सब भी यहां पे मैच कर लें। ये हो गया जी, डन। चलिए जी, दूसरा, DPL's competitor has introduced a new product which has caused DPL to reduce its, ये हमने अपने दिमाग से नहीं लिखा, सवाल में फैक्टर था वहां से छापा है, सही जी। ये हो गया, since DPL is selling drug A at a lower margin, the inventory might need not to be recorded at lower of cost or NRV. Since DPL is a listed company and the revenues are decreasing, DPL में overstated revenue और understated its expenses, वो कोशिश करेगा कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करे, मेंटेन करे। If the revenues keep on decreasing, DPL's property, plant and equipment may need to be tested for impairment. अगर वो बोल रहा है कि भाई कंटिन्यूसली रेवेन्यू में डिक्लाइन आएगा, मैंने फिर पहली क्लास में बताया था, अगर कंटिन्यूसली डिक्लाइन आएगा तो इम्पेयरमेंट का रिस्क आएगा, अदरवाइज तभी देखो एग्जामिनर ने भी इफ के साथ लिखा है, इफ रेवेन्यू केप्ट ऑन डिक्रीजिंग, कीप ऑन डिक्रीजिंग, तब रिस्क आता है किसका, ओवर स्टेटमेंट ऑफ पीपीई का। चलिए जी आगे देखें। फिर हमने कहा DPL हैज टू कंटिन्यूसली कैरी ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट, इसका क्या रिस्क है, इफ द क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट कॉस्ट और इंटेंजिबल एसेट हैव नॉट बीन मेट, रिसर्च कॉस्ट माइट बी इनएप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड एज डेवलपमेंट कॉस्ट, यही थी भाई। और आखिरी याद है, ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल DPL is exposed to foreign exchange risk because of the fluctuation in exchange rate. There is a risk that trade payable may not be translated using correct exchanges. Exchange gain and losses may not be calculated or inappropriately calculated. देखो ओवरऑल अगर एक बात कहूँ ऑनेस्टी के साथ, देखो अब आज के बाद तो हम पास पेपर्स भी करेंगे ना, ऑनेस्टी के साथ एक बात बताओ, आउट ऑफ 8 मार्क्स अपने आप को कितने देते हो? आइडिया की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी सेम नहीं होनी चाहिए, आइडिया की बात कर रहा हूँ। 8 आउट ऑफ 8, और बाखुदा मैं कह रहा हूं तुम्हें 8 आउट ऑफ 8 मिल सकते हैं अगर तुमने तमीज से पिक कर लिया रिस्क। इसमें कुछ याद करने का था या लॉजिक्स थी? लॉजिक्स थी। और फिर मैंने आपको बताया हम जैसे जैसे कोर्स को कवर करेंगे वैसे वैसे आपकी थ्योरी से भी कनेक्ट करूंगा। थ्योरी में भाई आपको सिर्फ वो कह रहा है, खुदा कसम थ्योरी में आपको सिर्फ वो कह रहा है कि आप 315 में अंडरस्टैंडिंग करेंगे एंटिटी और उसकी एनवायरमेंट की, एंटिटी और उसके, अच्छा शुरू कहां से करता हमने जो कल देखा था लास्ट क्लास में, आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क, आइडेंटिफाई करेंगे चाहे वो फ्रॉड से हुआ हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हो या असर्शन लेवल पे, पर वो आइडेंटिफाई ऐसे करेंगे कि आप ये देखेंगे कि एंटिटी में क्या चल रहा है, एनवायरमेंट में क्या चल रहा है, ताकि आपको बेसिस मिल जाए ऑडिट करने की। क्लैरिटी है भाई? चलिए जी, मैं जो बच गए वो मुझे प्लीज भी भेज दो, मैं वापस से देख लेता हूं। सही है जी, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।